वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आरगन। मूवी के बारे में बात करें तो इट्स अंडररेटेड टाइप मूवी और इसी तरह मूवी की कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा लगा कि दादी माँ कहानी सुना रही है। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मस्त कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक औरत को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर बंदी होती है और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि ये औरत प्रेग्नेंट है और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। किसी ने इसको जंजीरों से बांध के रखा होता है। उसके बाद एक छोटी सी कहानी को दिखाया जाता है। 1260 एडी से लेते हुए 1279 एडी के दरमियान में राजेंद्र चोला का एक जमाना गुजरा था। उस जमाने में वेंगई मारन नाम का एक राजा रहता था। इसके दो बेटे थे, इलंतरायन और अतिगन। उस राजा का बड़ा बेटा अतिगन सारी चीजों में माहिर होता है, पढ़ाई में, जंग में, अपना राज्य संभालने में। इलंतरायन इसके टोटली अपोजिट होता है, मतलब ये जंगों से बहुत ही दूर होता है और इसी तरह अपना सारा टाइम लड़कियों के साथ ही स्पेंड करते रहता है। एक दिन पांडियन नाम का एक राजा अपने सैनिकों के साथ इस राजा के राज्य पर हमला करता है। राजा और उसके दो बेटे जबरदस्त तरीके से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन इसी जंग के दौरान राजा और उसका बड़ा बेटा मर जाते हैं। ये देखकर इलंतरायन डर के मारे जंगलों में भाग जाता है, युद्ध भूमि छोड़कर। जब इलंतरायन जंगल में जख्मी पड़ा होता है तो एक स्वामी जी इलंतरायन के पास आकर इसकी हालत को देखते हुए इसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं और इसी तरह ये स्वामी जी इस इलंतरायन को अपना शिष्य बनाकर सारी विद्याएं सिखाने लगता है, वही जादू टोने की चीजें। एक दिन जब वो स्वामी जी नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं तो तभी एक सांप इनके पास आकर इनको डसने की कोशिश करने लगता है। तभी इलंतरायन इस चीज को देखकर उस सांप को अपने हाथ में लेने पर वो सांप इलंतरायन को डस लेता है, जिसकी वजह से उसी वक्त इलंतरायन की मौत होने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब वो स्वामी जी अपनी आंखें खोलती है तो इलंतरायन तड़प रहा होता है। सो अपने शिष्य को ऐसी हालत में देखकर कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इलंतरायन की जान को बचा लेता है। इलंतरायन होश में आने के बाद स्वामी जी कहने लगते हैं कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राण आगे कर दिया, बताओ शिष्य तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। प्रेजेंट डे पर एक BFGF को दिखाया जाता है। सरवना और नीला ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं और इसी तरह जल्दी ही शादी करने का भी डिसाइड कर लेते हैं। एक दिन नीला की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो हॉस्पिटल पर जाती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद नीला सरवना से यही कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा फूड पॉइजनिंग हुआ। ये सब कुछ उस हॉस्टल की फूड की वजह से हुआ है। चलो सरवना हम जल्द से शादी कर लेंगे और कितने दिन उस हॉस्टल का खाना खाऊंगी मैं। सरवना कहने लगता है अरे नीला, हर एक का भी एक अच्छा सा टाइम होता है। मेरे पास कुल मिला के 6 लाख रुपए है और एक 4 लाख रुपए जमा करके हम दोनों एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारी जॉब से हम एक फैमिली को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसी वक्त सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत अजीब अजीब से बड़बड़ाती रहती है। सरवना उस बूढ़ी औरत के पास जाकर पैसे देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत लकड़ी लेकर इन दोनों को मारने पीटने लगती है कि तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसी वक्त एक बंदा इन दोनों के पास आकर कहने लगता है अरे सर, इस बुढ़िया से आप दोनों दूर ही रहिए, पागल बुढ़िया है ये। जब से इसकी पोती मिसिंग हो गई तब से ये पागल हो चुकी है। पागल खाने में दाखिल भी कर दिया था, लेकिन वहाँ से भागकर ये यहाँ पर आ गई। इस बुढ़िया को इसके हाल में छोड़ दीजिए। जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी नीला उस बुढ़िया के पास इसके पोती का आधार कार्ड देखकर अपने पास रख लेती है। कहने लगती है कि अगर कहीं पर नजर आएगी तो इस बुढ़िया को बता देंगे। दूसरी तरफ बंधी हुई उस औरत को दिखाया जाता है। खाने के टाइम पर कोई इस औरत को खाना देते रहता है और इसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि औरत कई सालों से यहीं पर कैद है। खैर उसी रात जब नीला जॉब से वापस अपने हॉस्टल पर जा रही होती है तो दो लड़के बाइक पर आकर नीला के गले में की चेन को छीनने लगते हैं। नीला अपना बचाव करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों इसको मारने की धमकी देने पर बेचारी नीला कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद जब सरवना से मुलाकात करके सरवना से बताती है तो सरवना बहुत गुस्सा होने लगता है। नीला से कहने लगता है चलो हम फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं। नीला कहने लगती है अरे नहीं सरवना, जाने दो, अगर हम पुलिस स्टेशन पर जाएंगे तो उनको भी तो पैसे देना पड़ेगा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ पर है, मेरी जान बची वही काफी है। दूसरे दिन नीला एक बंदे से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट पर आती है। एक्चुअली ये बंदा एक कंसल्टेंसी वाला बंदा होता है। नीला अपनी प्रेजेंट की जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को अप्लाई किया था थ्रू इन कंसल्टेंसी वालों के जरिए से। ये बंदा कहने लगता है कि मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काम बस इतना है कि आप मेरे फ्रेंड की माँ की देखरेख करनी होगी। उनके सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, उनकी देखरेख करने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं है।
आप 6 महीनों तक उनकी देखरेख करनी होगी। उसके बाद उनके बच्चे उनके पास आ जाएंगे। पर मंथ सैलरी होगी 70,000 रुपए। अगर आपको कंडीशंस अच्छे लगे तो साइन कर सकते हो। नीला कहने लगती है कि मैं ये जॉब करूंगी, वैसे भी मैं अकेली हूँ, मैं उनको अपनी माँ की तरह देखरेख करूंगी। वो कंसल्टेंसी वाला बंदा नीला को अपना अग्रीमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात नीला सरवना से मुलाकात करके इसी जॉब के बारे में सुनाने लगती है। सरवना नीला को हल्के से डांटने लगता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? एक औरत की देखरेख करने के लिए कोई भला 70,000 रुपए क्यों देगा? दाल में कुछ काला लगता है नीला। नीला कहने लगती है, अरे ऐसा कुछ नहीं सरवना, अब जो मैं प्रेजेंट जॉब कर रही हूँ ये जॉब भी उसी कंसल्टिंग के जरिए से ही मिली मुझे। वो कंसल्टेंसी वाले जेन्युइन है। उस औरत के बारे में भी मैंने थोड़ा इंक्वायरी की थी, सारी चीजें सच है। उनको केयर टेकर चाहिए और मुझे पैसे। वो लोग पैसों की फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी सरवना नीला को डांटने लगता है। नीला कहने लगती है, अरे सरवना, ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ। जल्दी पैसे जमा होंगे तो हम दोनों एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम दोनों की शादी होगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। सरवना कहने लगता है, अरे नीला, मुझे डर है कि कहीं तुमको कुछ हो ना जाए। ठीक है, तुम जॉब में ज्वाइन हो जाओ, 1 हफ्ते के बाद निकलना है ना, तब तक तुम मेरे रूम में रह सकती हो। इस तरह से सरवना और नीला एक ही रूम में रहने लगते हैं। सरवना का रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। नीला कहने लगती है कि मैंने सुना था कि बैचलर्स का रूम बहुत ही गंदा होता है, लेकिन तुमने तो अच्छा मेंटेन किया। सरवना कहने लगता है, अरे नीला, अगर घर गंदा होगा तो घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी, गंदे ख्याल आते हैं, गंदे थॉट्स आते हैं। अगर वही घर और रूम क्लीन होगी तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, गुड लक की निशानी होती है। खैर उसके बाद जब नीला अपने लैपटॉप में कुछ वीडियोस देख रही होती है तो इसके सामने एक मैजिक का वीडियो भी आने लगता है। इम्प्रेस होकर सरवना से पूछने लगती है कि लोग ऐसे मैजिक कैसे कर लेते हैं ना। सरवना कहने लगता है कि ये सब कुछ माइंड ट्रिक है नीला, मैजिक करने वाले हमारे माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने नंबर गेसिंग का मैजिक तो देखा ही होगा। हम जो नंबर अपने दिमाग में गेस करते हैं वही नंबर मैजिशियंस बोलते हैं। एक्चुअली वो हमारे दिमाग को रीड नहीं करते, हमारा दिमाग उनके कंट्रोल में होता है। वो जिस नंबर को गेस करवाना चाहते हैं वही नंबर हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। हमारे पूर्वज इन सारी चीजों में बहुत ही माहिर थे। मैजिक करने वाले बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करते हैं और इसी तरह हर किसी पर भी इनका मैजिक नहीं चलता। जिसका वीक दिमाग होता है उन पर ही वो अपना मैजिक दिखाते हैं। खैर 1 हफ्ते तक ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं एक साथ। उसके बाद नीला उस औरत के घर पर जाने लगती है। थोड़ा दुखी होने लगती है लेकिन सरवना इसको संभालने लगता है। एक्चुअली उस औरत का नाम होता है वलरमदी और वलरमदी का घर शहर से बहुत ही दूर होता है, मतलब एक छोटे से गाँव के जंगल के एरिया में होता है। बहुत ही मुश्किल से नीला वलरमदी के घर पर पहुंचने लगती है। वलरमदी कहने लगती है, यहाँ पर आने में तुमको बहुत दिक्कत हुई होगी ना, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा रूम तैयार कर चुकी हूँ। मेरे हार्ट में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम दवाई खानी पड़ती है मुझे, इसलिए मेरे बच्चों ने तुम्हें हायर किया मेरी देखरेख करने के लिए। अब जंगल के इलाका होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, सो इस घर से ज्यादा दूर मत जाना तुम, स्पेशली रात के समय। इस घर में तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। नीला कहने लगती है, अरे माँ जी आप फिक्र मत करिए, आज से मैं आपकी बेटी समझ लीजिए। बाद में नीला अपने रूम में आकर सरवना को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जंगल के इलाका होने की वजह से यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता, जिसकी वजह से एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज सेंड करके छोड़ देती है कि मैं सेफली पहुँच चुकी हूँ सरवना। खैर उसके बाद नीला ये देखती है कि वलरमती के घर में अजीब अजीब के पेंटिंग्स है और ऊपर से घर भी थोड़ा गंदा होता है। सरवना की बातें याद आने लगती है कि अगर घर गंदा हो या तो फिर घर में अजीब के पेंटिंग्स हो तो नेगेटिव एनर्जी आती है। तो नीला फटाफट से सारे घर की साफ सफाई करने लगती है। अब इसी दरमियान में वलरमती की भी केयरिंग करती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते रहते हैं। नीला वलरमती को माँ माँ कहकर बुलाती रहती है और उसी तरह जब भी नीला को टाइम मिलता नीला नेटवर्क एरिया में जाकर सरवना को कॉल करके बात करती रहती है। खैर एक रात जब वलरमती अपने कमरे में सो रही होती है तो वलरमती अचानक से अपनी नींद से जागकर रेंगते हुए नीला के कमरे में आती है। उसके सर को अपने गोदी में रखकर उसके बाल चबाने लगती है। जब नीला को पेन होता है तो नीला अपनी आंखें खोलकर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाती है। कहने लगती है कि माँ जी आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे बाल छोड़िए। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ नीला का एक बुरा सपना है। झटके से अपनी नींद से जाग जाती है। दूसरे दिन नीला सरवना को कॉल करके वही रात की सारी चीजें सुनाने लगती है। सरवना हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था, अरे उतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। नीला कहने लगती है, अरे बस 3 महीने और।
सरवना से बात करके नीला वापस घर में आकर अपने फोन को टेबल पर रखती है तो अचानक से इसका फोन नीचे गिरकर उसके ऊपर चाय का कप भी गिर जाता है, जिस वजह से नीला का फोन टूट जाता है। ये देखकर बेचारी नीला बहुत रोने लगती है क्योंकि इसी में सरवना का फोन नंबर है। अब ये कैसे बात करेगी। नीला की हालत को देखकर वलरमती कहने लगती है, अरे नीला दुखी मत हो, मैं मुरुगन नाम के बंदे को फोन करके यहाँ पर बुलाऊंगी, तुम अपना फोन उसे दे देना, वो ठीक करके तुम्हें लाकर दे देगा। इस तरह से मुरुगन नाम के एक बंदे को फोन करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बंदा मुरुगन घर पर आकर नीला के फोन को चेक करने लगता है। कहने लगता है, अरे मैडम आपका फोन तो टोटली बिगड़ चुका है, इसके बदले आप नया फोन खरीद लो। नीला कहने लगती है, अरे नहीं भैया, इस फोन में मेरी काफी सारे मेमोरीज है, कुछ कॉन्टैक्ट्स है, मुझे यही फोन रिपेयर करके दीजिए ना। मुरुगन कहने लगता है, ठीक है, मैं फोन का डिस्प्ले बदलाकर आपको दे दूंगा, लेकिन 1 महीने के बाद ही मैं आपको आपका फोन दूंगा, क्योंकि मैं 1 महीने तक दूसरे शहर पर जा रहा हूँ। आप नीला के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ उस कैद की हुई औरत को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती है और उसी तरह मिट्टी लेकर दीवार पर कुछ ड्रॉ करने लगती है, समथिंग किसी का चेहरा। इस तरफ नीला वलरमती के पास आकर एक शॉकिंग न्यूज बताने लगती है कि एक प्रेग्नेंट है। अभी थोड़ी देर पहले इसको ये बात पता चली। वलरमती हल्के से डांटने लगती है कि आजकल के जनरेशन के बच्चे ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं, बिना शादी के प्रेग्नेंट, शर्म नहीं आती। नीला कहने लगती है, अरे माँ जी, हम दोनों शादी करने वाले हैं, सरवना मुझसे बहुत प्यार करता है। उसी वक्त हम ये देखते हैं कि वलरमती की प्लेस पर सरवना है, लेकिन नीला को सरवना के प्लेस में वलरमती नजर आती रहती है, मतलब एक औरत की शक्ल नजर आती रहती है इसको। वलरमती नाम की औरत कोई है ही नहीं। उसी रात पूर्णिमा होने की वजह से सरवना एक जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल के एक छोटे से गुफे में इसने अपना एक बक्सा छुपा के रखा होता है। सरवना उस बक्से को लेकर जंगल के अंदर आकर इस बक्से को ओपन करने लगता है। इस बक्से के अंदर लेडी ग्रूट जैसी एक जड़ होती है। सरवना कुछ केमिकल्स को मिक्स करके उस जड़ के ऊपर डालने लगता है। उसके बाद अपना खून भी मिक्स करके डालता है तो विदिन सेकेंड में इस रूट से एक बीज उगने लगता है। सरवना इस बीज को लेकर अपने पास रख लेता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब इलंतरायण ने अपनी स्वामी जी की जान बचाई थी तो स्वामी जी ने क्या कहा था कि तुमको क्या वर चाहिए मांग लो, तो उस वक्त इलंतरायण हमेशा यंग रहने की वरदान मांगने लगता है। तो वो स्वामी जी इलंतरायण को यवना गांधी नाम का एक जड़ देने लगता है। कहने लगता है कि इलंतरायण मेरी बातें ध्यान से सुनो। पूर्णिमा के दिन इस जड़ के ऊपर कुछ पत्तों के रस के साथ साथ अपना खून भी मिक्स करके इसके ऊपर डालना होगा। ऐसा करने पर वो यवना गांधी तुमको एक बीज देगी। उस बीज को लेकर तुम किसी भी लड़की के शरीर में डाल दो। इसी बीज की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट होगी। पौर्णिमा से पहले उस बच्चे का अबॉर्शन करवाना होगा तुम्हें। अबॉर्शन करने के बाद फीटस से जो खून निकलता है उस खून को दोबारा इस जड़ के ऊपर लाकर डाल दो, तब तुम दोबारा यंग हो जाओगे। और जिस लड़की के शरीर में वो बीज डालोगे उसकी उम्र भी तुम्हें आ जाएगी, मतलब पूरे नहीं 12 साल आती है। अब ये सारी चीजें तुम उस लड़की की मर्जी पर ही करना होगा। जब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी तो अगली पौर्णमी से पहले उसका अबॉर्शन करवाना होगा। अगर किसी भी कारणों की वजह से वो बच्चा जन्म होता है तो एक बहुत बड़ा राक्षस बनेगा और वही राक्षस तुम्हारा वध करेगा। और उसी तरह इस जड़ को तुम हमेशा अपने पास ही रखो। सो प्रेजेंट पर जो सरवना होता है वही इलंतरायण होता है। इतने सालों से ये ऐसे ही करते हुए यंग होते आ रहा है। डिफरेंट जगह पर अपना नाम बदलते रहता है। खैर प्रेजेंट डे पर सरवना उस बंधी हुई औरत के पास खाना लेकर आता है, मतलब उस औरत को इसी ने बांध के रखा होता है। सरवना कुछ जड़ी बूटियों का रस बनाकर उस औरत को पिलाने लगता है, क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट होती है उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। वो औरत कहने लगती है कि अब तुम्हारा मायाजाल मुझ पर नहीं चलेगा। कितने दिनों तक तुम मेरा अबॉर्शन करवाते रहोगे? किसी न किसी दिन मेरा टाइम आएगा और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। 12 साल से तुम मुझे यहाँ पर बांध के रखे हो। किसी न किसी दिन मेरी जैसी लड़की तुम्हारे चंगुल से भाग निकलेगी। अभी जिस लड़की को तुमने अपने कब्जे में लिया है वही लड़की तुम्हारा सर्वनाश करेगी। इस तरह से सरवना पर हंसती रहती है। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात भी पता चलती है कि एक्चुअली नीला से जो कंसल्टेंसी वाला बंदा मिलने के लिए आया था वो और कोई नहीं सरवना ही होता है। एंड आल्सो मुरुगन जो आया था ना, नीला का फोन लेकर गया था, वो भी सरवना ही था। अपना चेहरा बदलने में ये माहिर होता है, क्योंकि सरवना को तो काफी सारी विद्याएं आती है। कुछ दिनों पहले सरवना नीला से किस करने के बहाने से उसके मुंह में वो बीज डाल दिया था।
इसी की वजह से नीला प्रेग्नेंट होती है। नीला की उम्र भी हासिल करने के लिए इसको अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर बुलाता है सरवना। खैर प्रेजेंट डे पर सरवना किसी नदी के अंदर जाकर बहुत ही मुश्किल से एक जड़ी बूटी को बाहर निकालता है। उस जड़ी बूटी को लेकर सरवना उस बंधी हुई औरत के पास जाता है। वो औरत कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। उस जड़ी बूटी की मदद से मुझे बेहोश करके मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार मैं तुम्हारे माया जाल में नहीं फंसने वाली। ये सारे माया जाल उस नई लड़की के पास दिखाओ। सरवना कहने लगता है कि उस दिन तो मैं तुम्हारे बच्चे का खून नहीं ले पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी 3 लड़कियों को फंसा के रखा है। उन्हीं की मदद से मैं अब जवान हूँ। वो औरत कहने लगती है कि तुम्हारा अंत बहुत ही पास है। वो लड़की किसी न किसी दिन मेरे पास जरूर आएगी। सरवना कहने लगता है कि मेरी मौत इतना आसानी से नहीं होगी। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही मुझे मार सकता है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उसके बाद जब नीला सो रही होती है तो सरवना नीला के पास आकर इसको हल्के से बेहोश करके एक जड़ी बूटी का पाउडर बनाकर उस पाउडर को दूध में मिलाकर वो दूध नीला को पिलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद नीला का अबॉर्शन होकर उसके पेट से खून बहने लगता है। सरवना इस खून को कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद नीला जब होश में आती है तो अपनी हालत को देखकर शॉक में रह जाती है। बहुत ही मुश्किल से बेड से उठकर वलरमती को बुलाने लगती है कि माँ जी आप कहाँ पर हो, प्लीज मेरी मदद करिए। इस तरह से सारे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। घर से बाहर जाकर भी ढूंढने लगती है, लेकिन नो यूज। तभी नीला उस पुराने घर के पास आती है जिस घर में वो औरत बंदी होती है। वो औरत नीला को देखकर कहने लगती है कि मेरे पास आने में तुमको इतना समय लग गया, मुझे पता था किसी न किसी दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। इस तरह से सरवना का सच बता देती है। थोड़ी देर के बाद नीला वापस घर में आने के बाद इसको वलरमती नजर आती है। कहने लगती है कि इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी, क्या बाहर जाकर तुम्हारे बीएफ से बात कर रही थी? नीला कहने लगती है कि सरवना अब तुम्हारा मायाजाल मुझ पर नहीं चलेगा, मैं जान चुकी हूँ तुम कौन हो। अब तुम मुझे सरवना जैसे ही नजर आ रहे हो। क्यों तुमने मेरे साथ धोखा किया सरवना, क्यों मेरे बच्चे को मार दिया? सरवना कहने लगता है कि नीला मैं हमेशा जवान ही रहना चाहता हूँ, मैंने ये वरदान हासिल किया, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी वक्त 12 बजने की वजह से सरवना बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि पौर्णमी आने की वजह से अभी तक इसने वो रिचुअल नहीं किया ना। कहने लगता है कि अब मैं दोबारा जवान होकर तुम्हारे पास आऊंगा। नीला सरवना को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं होती। उसके बाद सरवना जंगल के अंदर जाकर उस जड़ से रिचुअल करने पर ये दोबारा जवान हो जाता है। दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो सरवना के चंगुल से बचकर वो गांव की तरफ जाने लगती है। नीला ने इसको रिहा कर दिया ना। दूसरी तरफ बेचारी नीला बूढ़ी हो चुकी होती है, क्योंकि इसके 12 साल सरवना को जा चुके होते हैं। सरवना के धोखे को देखकर इसके सारी यादें आग में जलाने लगती है। कपड़े, फोटोज वगैरह बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ जब सरवना अपने बक्से को पैक करने लगता है तो इस बक्से के अंदर वो जड़ मौजूद नहीं होता। शॉकिंगली वो जड़ नीला के पास होता है। बहुत ही मुश्किल से नीला ने सरवना के पास से इस जड़ को हासिल करके आग में डालकर जला देती है। ऐसा करते ही सरवना दोबारा बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद नीला अपने सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ शॉकिंगली वो जड़ आग में जला नहीं होता। तभी हम ये देखते हैं कि कोई अनजान बंदा या तो फिर बंदी इस जड़ को हासिल कर लेती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब इस जड़ को किसने हासिल किया ये हमें सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।